प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने भूगोल के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें प्रतिदिन 10 प्रश्नों को हम यहाँ हल कराते हैं। तो ये आज इस श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें पहले सूची में जनजाति है और दूसरे सूची में क्षेत्र के बारे में है। तो देखिए इसमें मैं तो सबसे पहले जो इसमें आएगा मुझे वो मिलान करूँगा। तो जैसे मुझे पता है कि टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, तो सी में 2 लगाऊंगा, और भूटिया सिक्किम की जनजाति है तो बी में 3 लगाऊंगा, और सेंटलीज डी में 1 लगाऊंगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बचता बिरहोर, तो बिरहोर नहीं पता था लेकिन ये मिल गया, झारखंड। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 4, और बी का 3 है, और सी का 2 है, और डी का 1 है। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 हमको पहले मिल जाता है ए में। तो इस तरीके से ये मिलान है, बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु और सेंटलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। राज्य और मुख्य भाषा, तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है, कोंकण क्षेत्र में है गोवा, तो कोंकणी बोली जाती है, बिल्कुल सुमेलित है। मेघालय खासी बोली जाती है, यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं गारो, खासी और जैनतिया, ठीक है। और नागालैंड अंगामी बोली जाती है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो इसीलिए यही वाला ऑप्शन डी वाला होगा। सिक्किम में जो बोली जाती है वहाँ पर नेपाली बोली जाती है, भूटिया बोली जाती है, लेप्चा बोली जाती है, तो ये ध्यान रखना है। नेपाली, भूटिया और लेप्चा सिक्किम की भाषा है। देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया है, 2 प्रश्न दूसरी बार भी आ गया है, लेकिन चलिए हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है, कर लेते हैं इसको। तो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमको यहाँ पर सही उत्तर चुनना है कूट से। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये ऐसे अलकनंदा आती है, इधर से भागीरथी आती है, यहाँ पर देवप्रयाग है, तो ये सुमेलित है, ये सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी सुमेलित सही है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा ये आ रही है और इधर से आती है मंदाकिनी नदी, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग है, ये भी सही है। दूसरा भी सही। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, तो ये केदारनाथ नहीं है, ये गलत होगा, बल्कि यहाँ पर बद्रीनाथ होगा। तो 1 2 3 सही है, तो ये पहला वाला ये ऑप्शन सही हो जाता है। हम लोग व्याख्या में भी देख लेते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है, तो ये भी सही है। और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है बद्रीनाथ में, ठीक है, केदारनाथ में नहीं है, बल्कि उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी, जिसमें एक पीठ है बद्रीनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। अब केदारनाथ किस लिए जाना जाता है? अभी बाढ़ आई थी यहाँ पर, तो ये शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है केदारनाथ को। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक, तो इसलिए चौथा वाला सही नहीं है। यहाँ हमने एक चित्र बनाया है और नदियों का मानचित्र बनाया है, इसमें देख लीजिए आप, ये प्रश्न अक्सर आते हैं, मिलान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आया था हमारा, भागीरथी और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है देवप्रयाग, ये हो गया। और विष्णुप्रयाग स्थित है अलकनंदा और धौली गंगा, तो ये अलकनंदा नदी सतोपंथ से निकलती है, ये ध्यान रखना है। और अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग, वो विष्णुप्रयाग। और नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। और ये कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। और रुद्रप्रयाग जो आया था प्रश्न में, ये मंदाकिनी है और ये अलकनंदा है, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के तट पर स्थित है।
और यहाँ से देवप्रयाग के आगे से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यानी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा का उद्भव होता है। यहाँ पर यमुना नदी जो है, जो कि बंदरपूंछ से निकलती है और ये इलाहाबाद में प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। और ये है गढ़मुक्तेश्वर, यूपी में गढ़मुक्तेश्वर में रामगंगा करके जो है यहाँ पर ये यहाँ गढ़मुक्तेश्वर है, रामगंगा नहीं। तो ये कन्नौज के पास में रामगंगा आकर गंगा से मिलती है, ठीक। और इसमें यमुना में जो सहायक नदियाँ हैं, दक्षिण से चलने वाली चंबल जो इटावा के पास में यमुना से मिल जाती है, और हमीरपुर के पास में बेतवा नदी मिलती है यमुना से, और बांदा के पास में केन नदी मिलती है यमुना से, केन नदी जो कि कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और ये क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर दूसरा, ये प्रश्न तीसरा होगा, लेकिन चलिए दूसरा प्रश्न ये और आ गया है, इसे भी देख लेते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी के बारे में देखना है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। तो ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से निकलती है, जबकि तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में है, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो ये सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तीस्ता नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, तो इसलिए तीसरा भी ये गलत हो गया। तो केवल दो सही है, पहला और तीसरा गलत है, तो बी वाला हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित चोलामू झील है, जो लगभग 7000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद है, आंगसी हिमनद भी एक, और इस प्रकार कथन दो एक गलत है। रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम के रथोंग हिमनद से है, रथोंग सिक्किम में एक हिमनद है रथोंग, यहाँ से रंगीत नदी निकलती है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। इस प्रकार कथन दो सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये मैंने बता ही दिया था। यहाँ आप देख सकते हो, एक मानचित्र मैंने बनाया है। देखिए तीस्ता नदी यहाँ से निकल रही सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर है, और जेमू ग्लेशियर है। झील कौन सा था? ये झील चोलामू झील था, चोलामू झील और जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, और ये बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ मिल जाती है, बांग्लादेश में बॉर्डर पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में बहती है, सादिया से लेकर धुबरी तक। ये भी प्रश्न आते हैं कभी कभी, सादिया से लेकर के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और यहाँ पर इसे दिहांग नदी कहते हैं, इसकी सहायक नदी है दिबांग नदी, और एक लोहित नदी भी इसकी सहायक नदी है। डिब्रूगढ़ शहर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक। तो ये है। और एक नदी और है बराक नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो मणिपुर से निकलती है बराक नदी, और ये बांग्लादेश में जाकर के उसमें ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। सही क्रम देखना है हमको। पूर्व दिशा में बहने वाली, यानी ये भारत है, तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण इस तरफ बढ़ते हुए क्रम में देखना है, नीचे उतरते हुए। तो देखिए पहला ऑप्शन है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैंगेई। तो ये बिल्कुल क्रम से ही है, पहला ही ऑप्शन मिल गया यहाँ पर। सबसे ऊपर सुवर्णरेखा है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नारू है, फिर कावेरी है, फिर वैंगेई है, सबसे अंत में वैंगेई है। तो इसलिए ये वाला ही हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया। इसको हम देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है: सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नारू, कावेरी, वैंगई। और ये भारत का अपवाह मानचित्र हम देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भारत का अपवाह मानचित्र हमने लिया है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये हुगली नदी है, जो गंगा को हुगली कहते हैं पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद ये दामोदर उसकी सहायक है हुगली नदी की, ये है। फिर सुवर्णरेखा नदी जो आया था, पूछा था हमारे उसमें। और फिर ब्राह्मणी नदी है। हम सारी नदियों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। और ये फिर महानदी है, ब्राह्मणी के बाद महानदी है। फिर ये वंशधारा है, और इसके बाद में वंशधारा के बाद में जो है एक इंद्रावती नदी है, जो कि गोदावरी की सहायक है। फिर ये गोदावरी नदी आ जाती है। गोदावरी के बाद कृष्णा है, और
कृष्णा की सहायक नदी जो है भीमा है मुख्य रूप से, ये देख लेना। और गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा और वर्धा भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में कृष्णा के बाद ये कृष्णा है, फिर पेन्नारू है जो ऑप्शन में आया था, और फिर पोन्नैयार भी है, पोन्नैयार नदी भी है एक नदी, और इसके बाद कावेरी है, फिर सबसे अंत में वैगई है। देखिए एक नदी पेरियार है केरल में, जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। कौन सी? पेरियार। चौथा प्रश्न है, देखिए सूची 1 में दोआब है और सूची 2 में नदियां हैं, तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा दोआब। तो ये बिष्ट दोआब और बारी दोआब, रचना दोआब, चाच दोआब, तो ये किन नदियों, जो पंजाब की 5 नदियां हैं उन 5 नदियों से संबंधित ये दोआब है। तो देखिए बिष्ट जो है BIST, बहुत ही मैं सही तरीका ट्रिक्स बता रहा हूँ इसका समझने का। BI फॉर ब्यास, ST फॉर सतलज। तो ये बिष्ट दोआब कहाँ होगा? ब्यास और सतलज नदी के तट जो है संगम पर होगा। ब्यास और सतलज यानी कि A का 3 हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा। और बारी शब्द जो है BARI, बारी, तो ये जो है बारी फॉर ब्यास और RI रावी, तो रावी और ब्यास, तो ये हो जाएगा दूसरा। और रचना में R ये हो गया रावी और CH हो गया चेनाब, तो रावी और चेनाब, यानी C में 3 हो गया। और चाज में CA और J होता है, तो चेनाब और झेलम, इस प्रकार से D हो गया। तो ये हमको यहाँ पर मिल जाता है 3, 2, 1, 4। ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है, बिष्ट, बारी और रचना और चाज। इसको हम एक मानचित्र में भी देख सकते हैं, इसे यहाँ मैंने वही चीज़ बताया है जो देख लेना। ये बिष्ट, ब्यास और सतलज हो गया, बारी जो है रावी और ब्यास हो गया, रचना रावी और चेनाब, चाज चेनाब और झेलम। इसे मानचित्र में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कश्मीर में जो है, और ये पंजाब का क्षेत्र है 5 नदियों का। तो यहाँ पर जो चाज जो आया है, यहाँ देखिए चाज, CH फॉर झेलम, J फॉर चेनाब, तो झेलम और चेनाब के बीच में चाज हो गया। और रावी और रचना जो है रावी और RACH चेनाब, रावी और चेनाब के बीच में क्या हो गया? रचना, ये है चेनाब और ये रावी। और बारी जो है ब्यास और रावी के बीच में, ये हो गया। और बिष्ट ब्यास और सतलज के बीच में। तो इस तरीके से ये जो है पंजाब में दोआबों का क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए ये सिंधु नदी है, और ये बाद में जा करके सब नदियाँ मिल करके फिर ये चेनाब बन जाती हैं। और चेनाब मीठान कोट के पास में जो है सिंधु नदी से वो सतलज नदी ये बन जाती है। सारी नदियाँ मिल करके ये सतलज है। सतलज मीठान कोट में, पाकिस्तान का मीठान कोट है एक क्षेत्र, एक शहर, वहाँ पर जा करके ये सिंध से मिल जाती है सतलज नदी। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो सतलज नदी है ये राखस ताल से निकलती है और सिपकिला दर्रा होकर के, जो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, यहाँ से प्रवाहित होकर के इस तरीके से पंजाब क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील जहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। हम लोग इसको मानचित्र में लोकेट करके देखेंगे। देखिए चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से सरकार तट भी कहा जाता है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये अगर तट की बात करें तो ये वाला तट सबसे पहले उत्कल तट आता है, फिर उसके बाद में ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र है जहाँ पर चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र मिला करके क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। और उड़ीसा का तट उत्कल तट कहलाता है। और इसके बाद में एक जो है कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट। और यहाँ पर ये पुलिकेट जो है झील है। पुलिकेट झील किस तट पर है? तो कोरोमंडल तट पर है। इसको कार्नेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। और कोरोमंडल तट का निर्माण जो हुआ है इमरजेंस के कारण हुआ है, यानी जो है समुद्र से इसका इमरजेंस हुआ है, ऊपर उठा है, तो इससे कोरोमंडल तट का निर्माण हुआ है। और इधर पश्चिम साइड में हम देखते हैं ये है आपका कोंकण तट। ये वाला तट क्या कहलाता है?
कोंकण तट, महाराष्ट्र गोवा वाला कोंकण तट कहलाता है। और इसका सबमर्जन से निर्माण हुआ है, यानी समुद्र में डूबने से निर्माण हुआ है। और इसके बाद मालाबार तट है, जो कि केरल वाला क्षेत्र है, जो मालाबार तट कहलाता है। यहीं पर वेम्बनाड झील है, कहाँ पर है? मालाबार तट पर है। तो इसका निर्माण हुआ है इमरजेंस के कारण, ऊपर उठने के कारण। तो कोरोमंडल हो गया पूरब साइड में, मालाबार हो गया पश्चिम साइड में, ध्यान रखना। और दोनों तटों का निर्माण कैसे हुआ? इमरजेंस के कारण, समुद्र से ऊपर उठने के कारण इनका निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की एक जो है कथन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। बिल्कुल सही कथन है। दक्षिण भारत यानी ये है, मानसून ऐसे चला जो है, तो ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत, यानी सबसे पहले दक्षिण भारत में मानसून आते हैं जून के प्रथम सप्ताह में, और उत्तर भारत में देर से आते हैं मानसून। तो इसलिए जो है मानसून की अवधि उत्तरी भारत में घटती जाती है। और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो ये भी सही है, पूरब से पश्चिम, पूरब से ऐसे मानसून चलते हैं तो पश्चिम की तरफ मानसून घटती जाती है। तो इसमें दोनों कथन सही है, सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ हम लोग वही चीज़ है जो यहाँ मैंने बता दिया है, देख लेते हैं। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक दृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन और कारण वाला प्रश्न है। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय उच्च दाब होता है और वायु ताप निम्न होता है। देखिए प्रतिचक्रवात कैसे बनता है, तो इसको आप समझ लीजिए। प्रतिचक्रवात कैसे बनता है, यहाँ देख लीजिए, ये है सेंटर, और सेंटर में जब निम्न ताप होगा, यानी टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा? उच्च। तो इसे हाई प्रेशर कहेंगे। हाई प्रेशर यहाँ बनता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, और बाहर लो प्रेशर बन जाता है, एलपी बाहर बन जाता है। तो हवाएं अंदर से बाहर की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं, तो इसे कहते हैं प्रतिचक्रवात। तो ये पहला वाला यही चीज़ है, तो ये सही हो गया। दूसरा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं, तो ये गलत है। उत्तर भारत में जो है प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीतकालीन वर्षा से नहीं पैदा होती हैं, इसलिए और जो है ये सही है, और आर गलत है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। कहाँ पर? पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब और कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान के क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा जो होती है पछुआ विक्षोभ के कारण होती है। पछुआ विक्षोभ जो भूमध्य सागर से चलते हैं। ठीक, भारत के में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकाल की वर्षा से कोई संबंध नहीं है। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर विश्व के 12 देश स्थित हैं, जिसमें आपका जो है ब्रुनई नहीं है, कोलंबिया है, केन्या भी है, और वेनेजुएला नहीं है। तो 2 और 3 सही होगा, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से 13 देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं। विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं, तो इनका हमने यहाँ पर चित्र भी बनाया है, चित्र में भी देखेंगे और समझ लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से। साओ टोमो और प्रिंसिप अफ्रीका का देश है, गैबन अफ्रीका का देश है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया। ये 7 देश जो है अफ्रीका के हैं। और मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, तो ये जो है इसमें ये एशिया महाद्वीप के देश हो गए, और ये साउथ अमेरिका के देश हो गए। तो इस तरीके से 13 देश हैं, इसको हम मानचित्र में भी देख सकते हैं। देखिए हम इधर से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा जो है यहाँ पर एक किरिबाती है, जो प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है, किरिबाती है, और ये इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक यहाँ मालदीव है, मालदीव भी भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इस तरीके से एशिया में सिर्फ जो है यही 2 कंट्री हैं, और एक किरिबाती भी है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और अफ्रीका की बात करें तो सबसे अधिक देश अफ्रीका के ही जो है भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। सोमालिया है, यानी 7 देश हैं, देखते हैं। सोमालिया है, फिर एक केन्या हो गया, ये युगांडा हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, और ये वाला हो गया आपका गैबन हो गया, और ये रिपब्लिक कांगो हो गया, और ये
जो है साओ टोम प्रिंसिप हो गया, जो एक द्वीपीय देश है अफ्रीका का। ठीक, तो 7 देश जो है अफ्रीका के हैं और 3 देश ब्राज़ील के हैं, वो साउथ अमेरिका के हैं, जिसमें ब्राज़ील है और कोलंबिया है और इक्वेडोर है। ठीक है, पेरू वगैरह नहीं है, ध्यान रखना, पेरू नहीं है और जो है चिली नहीं है, तो ये नहीं है। 3 ही देश है, कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील। 9वां प्रश्न है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परतदार चट्टानों के बारे में हमने यहाँ पे 4 कथन लिए हैं, देखते हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल जलीय तंत्र यानी नदी द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। पूर्व विद्यमान यानी जैसे कि आग्नेय चट्टान है या अवसादी जो है कायांतरित चट्टान है, तो इनके क्षरण से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी सही है। जीवाश्म किस में नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं जो है आपका आग्नेय चट्टान में, परतदार चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, परतदार नाम ही है तो इस विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। चारों कथन इसके सही है, 1 2 3 4 सब सही है। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। परतदार या अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र पर फैली है। अवसादी चट्टानों भूपृष्ठ के 75% क्षेत्र पर फैली है, जो परतों में पाई जाती है, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती है, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं है। रवेदार कौन सी शैलें हैं? आग्नेय शैलें हैं। उपयुक्त चारों कथन सही है। तो इस तरीके से अच्छा, एक प्रश्न और है, 10वां प्रश्न अभी रह गया है। 10 ये 9 था, लास्ट प्रश्न और रह गया है। इसमें ज्वालामुखी है और देश है, तो इनको मिलान करना है। कौन सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो सबनकाया पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, मेरापी इंडोनेशिया में है और कोलिमा मेक्सिको में है। तो इस तरीके से 2 1 3 4 4 3 ये सी वाला ऑप्शन मिल गया। हम लोग देख लेते हैं जो है यहाँ पर मिला हुआ भी है, सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली, कोलिमा मेक्सिको और माउंट मेरापी इंडोनेशिया। अब यहाँ पर कुछ हमने एक चार्ट लिया है जिनमें महत्वपूर्ण ज्वालामुखी और उनके देश दिए हुए हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो देख लेते हैं एक बार सरसरी नज़र पे। माउंट किनाबालू है मलेशिया में, अल्ब्रुज है ईरान में, कोलिमा है मेक्सिको जो प्रश्न में आया था, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट ताल फिलीपींस में है और सबनकाया पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में प्रश्न में आया था, पैरीकुटिन है मेक्सिको में, माउंट एरिबस है अंटार्कटिका में। महत्वपूर्ण है, माउंट एरिबस कहाँ है? अंटार्कटिका में। विसुवियस है इटली में, किलायू है हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, सेंट हेलेंस अमेरिका में है और पोपोकैटिपल मेक्सिको में है, मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य में है और माउंट कैमरून में है, क्राकातोवा इंडोनेशिया में है, माउंट सस्ता यूएसए में, चिम्बराजो इक्वाडोर में है, माउंट पिनाटुबू फिलीपींस में, डेमन ईरान में है और मेयान फिलीपींस में, कोहे सुल्तान पाकिस्तान में, माउंट सिनाबोंग इंडोनेशिया में और बिल्लारिका चिली में है। तो इस तरीके से ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भूगोल का ये दूसरा पार्ट आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। तीसरे पार्ट के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक शब्बा खैर, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे। भैया लाइक तो करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।